श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हम बात कर रहे हैं देश के बड़े कवि साहित्यकार आचार्य देवेंद्र देव जी से। देव जी, आज कोई पुरस्कार घोषित हुआ है आपके महाकाव्य पर, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। मैं तो अपने लिए अनुग्रहित ही समझता हूँ। अभी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी ने मेरे 16वें महाकाव्य महायोगी गोरक्षनाथ पर अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 1 लाख रुपए धनराशि का आज ही घोषित किया है। और वह महाकाव्य भी अपने क्षेत्र में अपने वैशिष्ट का अकेला ही महाकाव्य है। जी जी। और इससे पहले आपको कौन कौन से बड़े पुरस्कार सम्मान मिले हैं? इससे पहले सतीश जी, सबसे पहले तो पानीपत साहित्य अकादमी ने मुझे आचार्य की मानद उपाधि से अलंकृत किया था, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ABI जी, उसने मुझको मैन ऑफ द ईयर 1998 का मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। किस साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और अपने रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, अपनी परामर्शदात्री समिति का भी सदस्य मनोनीत किया था। जी। इसके अतिरिक्त रीवा विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़, रुहेलखंड विश्वविद्यालय इत्यादि कई विश्वविद्यालयों ने मुझे सम्मानित किया है। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने मुझको सम्मानित किया है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड, उसने मुझको 1.5 लाख रुपए का दधीचि सम्मान दिया है। और आज ये मध्य प्रदेश का सम्मान तो मिला ही है। राजस्थान में छोटी खाटू और इस प्रकार राजस्थान की भी कई संस्थाओं ने, श्री नाथद द्वारा साहित्य मंडल, तो अलवर का आस्था साहित्य संस्थान, इन सब से मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार यदि गणना की जाए, पंडित बंशीधर शुक्ल सम्मान, इस प्रकार के सारे सम्मानों की अगर गणना की जाए तो लगभग 38 बैठती है। ये मैं समझता हूँ कि मेरी निष्ठा के लिए प्रोत्साहन है और इस प्रकार के सम्मान भी मुझको कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरित ही करते रहते हैं। सबसे पहला सम्मान आपको कब और कहाँ मिला था देव जी? ये सम्मान सन का जहाँ तक मुझको ध्यान है 1976 में पानीपत साहित्य अकादमी ने हमको साहित्य के आचार्य की मानद उपाधि दी थी। देव जी, यहाँ के साहित्यकारों की एक शिकायत भी है आपसे कि अक्सर आप पूरनपुर के हैं, हमारे पीलीभीत के सितारे हैं आप जी। लेकिन अक्सर कहीं आपको सम्मान मिलता है तो वहाँ बरेली लिख के आ जाता है, तो हम लोगों की एक शिकायत भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये शिकायत, देखिए, शिकायतें वही होती हैं जहाँ आत्मीयता व्यक्ति मानता है। जी जी। मेरा एक मुक्तक है, दुश्मनी में भी छिपा प्यार हुआ करता है जी। उसका नफरत में भी इजहार हुआ करता है। जी जी। नज़र झुका के या मुंह अपना फेर कर बैठे, प्यार का अपना ये अधिकार हुआ करता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देव जी। तो उनको ये शिकायत है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे आत्मीय लोग मुझसे शिकायत करते हैं। लेकिन जब स्थायी निवास अब 10 वर्ष से मेरा बरेली हो गया है तो अधिकांश लोग मुझको यही बरेली के ही नाम से जानते हैं। लेकिन मैं जहाँ भी मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलता है वहाँ मैं पूरनपुर को कभी नहीं भूलता। हमेशा अपने शिरोधार्य करते हुए इस मिट्टी को मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। देव जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी पहली रचना कौन सी थी तो क्या आपको याद होगी और कब लिखी थी, किन दिनों में लिखी थी, कब से मतलब आपने शुरुआत की थी लेखन की? ये भी बड़ा रोचक प्रश्न है सतीश जी। जी। मैं मेरी बाल्यावस्था में
बाल्यावस्था का किशोरावस्था में गीत वगैरह गायन की अभिरुचि थी। मेरी ननिहाल थी खुटार के पास एक सौंपरी ग्राम है जी। और मेरी नानी थी, मौसी जी रहा करती थी शाहजहांपुर जी। तो जब कभी गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चे के रूप में अपने परिवार के साथ जाया करते थे जी। शाहजहांपुर बस के द्वारा। जी। एक कोई गायक थे जी। जी। वो अपने कवि थे, वो अपनी पुस्तकें बस में गीत गा गा कर अपनी पुस्तकें बेचा करते थे जी। तो मुझे वो शैली उनकी बहुत अच्छी लगी और उनसे प्रेरित होकर के मैं जब कक्षा 5 में था तो मैंने एक पैरोडी लिखी थी जी। वो इस प्रकार से थी, मुरारी श्याम सुंदर तुम मेरे घनश्याम सुंदर हो, कभी गोकुल में आओ प्रभु माखन चुराओ। तो वो तो उसको आप पहली कविता आप मान सकते हैं जी। महाकवि महर्षि वाल्मीकि के मान निषाद प्रतिष्ठान तुम गमा के रूप में। उसके पश्चात मैं जब वर्ष 1969 में इंटर कर चुका था तो मेरे आत्मीय एक थे महाशय रामचरण लाल जी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए विदाई गीत लिखा था और वो यहीं स्थानीय प्रेस में छपने के लिए उसको दे गए थे और उसको छपवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गए थे, वो बाहर चले गए थे इसलिए। जी। जो प्रकाशक थे, जो उसके मुद्रक थे, वो भी मेरे गुरु श्री जयदेव स्नातक जी थे। उन्होंने जब उसका प्रूफ निकाला तो उसमें उन्होंने बताया कि चूँकि वो स्वयं भी संस्कृत के अध्यापक थे, छंद रचना पर उनकी पकड़ थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देवेंद्र ये लाइन छंदों के अलग लग रही है, इसको थोड़ा सा चेंज करवा के लाओ। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा तुम भी तो संस्कृत के विद्यार्थी रहे हो और तुम्हें भी गीत और कविता से रुचि है, तुम अपने आप ठीक कर दो। मैंने उसको एक दो लाइन को ठीक कर दिया। उसके बाद यह चक्र 2-3 बार चला। इन 3-4 चक्रों में वो रचना का स्वरूप लगभग 60% परिवर्तित हो गया जी। तो जब वो छप गई और वो महाशय जी आए, हमारे जो संबंधी थे, उन्होंने आकर के देखी और कहा कि ये रचना तो मेरी नहीं लग रही है, ये कैसे चेंज हुई। मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा तब अब मैं ये रचना भले ही मेरे नाम से छप गई है, लेकिन मैं यही स्वीकार करता हूँ, ये रचना देवेंद्र तुम्हारी ही है। इस प्रकार हमारे भाई बिरादरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे भाई ने कविता लिखी है। इस प्रकार एक यहाँ पर बहुत आंचलिक कवि हुआ करते थे वयोवृद्ध श्री रामचंद्र जी मोतोड़ जी। तो वो उनको कविता सुनने के लिए लोग बैठा लिया करते थे। एक बार ऐसे ही एक छोटे से समाज में उनको बैठा लिया गया। मेरे मौसेरे भाई श्री कृष्ण जी ने कहा उनसे, लाला से, कि लाला जी एक कविता मेरे भाई ने भी लिखी है। कि कौन भाई? उन्होंने कहा देवेंद्र। उसका सुनवाओ बेटा। मैंने वो कविता लाला जी को सुनाई तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो पंकज जी एक राष्ट्रीय कवि यहाँ पर हुआ करते थे, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के मंडल के, स्नेही मंडल के। हाँ। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पंकज जी से मुलाकात करवाऊंगा। एक दिन उन्होंने जाकर के गुरु जी से मेरी मुलाकात करवाई और मेरे प्रति कुछ उनका अनुराग इतना घुमरता गया कि मुझे उनका बहुत स्नेह मिला। और फिर उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, और भैया भानु जी, श्री राजेंद्र भानु जो उनके भाई हुआ करते थे, उनकी प्रेरणा से एक भाई हम अंशुमाली जी दीक्षित हमारे पास बैठे हुए हैं, इनके पिता श्री राजेंद्र मोहन दीक्षित जी, उनकी प्रेरणा से इन सब की तीनों महापुरुषों के, मैं तो महापुरुष ही कहूँगा, इन तीनों श्रद्धेय महापुरुषों की गोद में मेरी कविता पाली पोसी गई है। और वो देखिए संयोग कि आप जहाँ बैठे हैं वो धरती भी आदरणीय पंकज जी की है। हाँ, पंकज नगर, जिसे पंकज कॉलोनी कहते हैं। जी। अब जारी रखिए आप। जी। तो उसके बाद फिर निरंतर लेखन रहा और मेरा जो उपनाम है देव जी, वो भी परम पूज्य भैया श्री राजेंद्र मोहन दीक्षित जी का दिया हुआ है। जी। मेरे भाई मित्र अंशुमाली जी
हम बैठे हुए हैं। मैं इनके माध्यम से उनको अपनी प्रणति समर्पित कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा। आपका पूरा परिवार भी साहित्य से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें हमारे श्रोताओं को। एक रसखान का यानी किसी का एक है कि कूपई में यहाँ भांग पड़ी। जी जी जी। हाँ, तो यही हमारे भगवान और पुराने लोग हास्य प्रयास में कहा करते हैं कि ये तो अवा का अवा ही बिगड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से हमारे जो संस्कार हमारे गुरुजनों ने हमको दिए हैं। जी मेरे पिताजी कविता या कला से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन भावनात्मक रूप से वो हमारी इस विधा, हमारी इस शौक के प्रति बहुत अच्छा लालन पालन उन्होंने किया, बहुत प्रोत्साहन दिया। तो मैं जो संस्कार मुझको अपने गुरुजनों से मिले हैं वो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। और मुझे संतोष है, प्रसन्नता है इस बात की, गर्व और गौरव भी है कि हमारे बच्चे उन संस्कारों को साहित्य विधा के क्षेत्र में लेकर चल रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी पूनम जो मथुरा में ब्याही है, आज देश की 5 श्रेष्ठ कवित्रियों में उसकी गणना होती है, कई विदेशों की यात्राएं भी कराई है जी। मेरा दूसरा पुत्र डॉक्टर रंजन बिशद जो व्यवसाय से तो शासकीय चिकित्साधिकारी है आयुर्वेदिक क्षेत्र में जी, लेकिन वह भी एक अच्छे देश के अच्छे गीतकार के रूप में मंचों पर प्रतिष्ठित हो रहा है, जा रहा है, संचालक के रूप में भी और अच्छे गीतकार के रूप में भी जी। मेरा छोटा बेटा उदितेंदु जो इंजीनियर है, यांत्रिक सेवा से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो अपने व्यवसाय की वजह कारण समय तो बहुत नहीं निकाल पाता, लेकिन लेखन और कविता के प्रस्तुतिकरण की अभिरुचि उसे भी है। मेरी सबसे छोटी बेटी नीलाक्षी, वो कविता के क्षेत्र में तो नहीं लेकिन नृत्य कला के क्षेत्र में झांसी में कोचिंग चलाती है और वो भी कला साधना से जुड़ी हुई है। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि कला साधना से जुड़ा हुआ मेरे संबंधियों का परिवार, हमारे झांसी वाले समधी जो है वो देश के बड़े प्रख्यात चित्रकार हैं कृष्ण सोनी जी। तो मेरा सौभाग्य है कि बच्चों का संबंध भी उन्होंने ऐसे कलाकार परिवारों से जोड़ा है। कोई एक साहित्य के लिए कोई फाउंडेशन भी बनाया है शायद, उदितेंद्र ने बनाया है? हाँ जी, वो माल्यार्थ फाउंडेशन बना है जी। और जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय माता की स्मृति को जीवंत रखने के लिए उनके नाम से कला के और अन्य स्वास्थ्य के, शिक्षा के बहुआयामी क्षेत्र लेकर चल रहे हैं। 8 आयाम उन्होंने अपने सेवा के क्षेत्र को दिए हैं। तो वो माल्यार्थ फाउंडेशन भी अखिल भारतीय स्तर पर संचालित हो रहा है और मुझे उसका संरक्षक के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। मैं यथासंभव अपनी शुभकामनाएं, अपना संदेश, अपनी सक्रियता उस माल्यार्थ फाउंडेशन के लिए भी समर्पित की। प्रकाशन भी कोई एक संचालित है डॉक्टर साहब का? हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने ये भी किया है। मेरी पहली पुस्तक भी उसी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। 1983 में जब मेरी पहली काव्याख्यायिका वंदे भारतम प्रकाशित हुई थी तो वो रंजन प्रकाशन की पहली पुस्तक थी। और अब तो विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न साहित्य, स्वास्थ्य और अनेक शिक्षा के क्षेत्र में कई पुस्तकें वो उसने प्रकाशित की है। और उसने भी, रंजन प्रकाशन ने भी अच्छी प्रतिष्ठा पाई है। मेरे अधिकांश महाकाव्य इसी प्रकाशन से प्रकाशित हुए हैं। आप तो बरेली चले गए हैं, लेकिन पीलीभीत में, पूरनपुर में इधर कुछ चेतना आई है साहित्यकारों में, कवियों में, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत निराश हो रहा था 2012 के बाद, क्योंकि 2012 तक जब मैं यहाँ स्थानीय निकाय में सेवारत था तब यहाँ पर बहुत अच्छी साहित्यिक समारोह हुआ करते थे। साहित्य समाज में साहित्यिकता प्रदर्शित होती थी। और मेरे काव्य गुरु श्री पंकज जी ने 1938 से जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों की परंपरा डाली थी वो सन 1989 तक चली। उसके बाद फिर छोटे मोटे कार्यक्रम
यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर होते रहे, लेकिन मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात एक लंबा अंतराल लगभग 5-6 वर्ष का ऐसा रहा कि जब यहाँ पूरनपुर की जो उर्वरा भूमि साहित्य के क्षेत्र साहित्यिक दृष्टि से थी, उसमें बड़ी नीरसता और शुष्कता सी आ गई थी। लेकिन जब से आप कविता के सतीश जी, आप जब से कविता के क्षेत्र में जुड़े हैं, तब से हमारे पुराने जो भी साथी रहे हैं, भाई अंशुमाली जी, आलोक मिश्र और पंडित राम अवतार शर्मा, अमिताभ मिश्र, इन सब की में जो, और संगीता सिंघल जी, इन सब की जो सक्रियता मुझे देखने को मिल रही है, उसमें मेरे हृदय नहीं, मेरे मन, प्राण और अंतरात्मा को अतीव तोष रहता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये और सौभाग्य है ये जानते हुए, ये जान करके कि पिछले दिनों जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, शिखा शुक्ला जी, आशुतोष गुप्ता जी, इन सब के संरक्षण में ये साहित्यिक बेल, ये साहित्यिक नदी जो शुष्क प्राय हो गई थी, वो फिर लहराने लगी है। ये मेरी आत्मा के लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। इसका बहुत कुछ श्रेय मैं सतीश जी आपको भी देता हूँ। मैं तो आपसे, आदरणीय दादा अंशुमाली दीक्षित जी से, पंडित आदरणीय राम अवतार शर्मा जी से, आदरणीय आलोक जी से, इन सब लोगों से मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। डॉक्टर मीत जी हैं, इन लोगों के साथ बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं बराबर सीख रहा हूँ। आपसे भी निरंतर बात होती रहती है कार्यक्रमों पर। और यहाँ श्रृंखला अभी लगातार चल रही है। 29 मई जो प्रेस क्लब ने आपको भी सम्मानित किया था, उस समय कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से निरंतरता बनी हुई है। रचित दीक्षित जो आपका बेटा है, आदरणीय दादा अंशुमाली दीक्षित जी का, बहुत अच्छा एक अपने जो कार्यक्रमों में वो भी सहयोग कर रहे हैं। बाकी नई पीढ़ी में विकास, अपने यहाँ विकास सारे स्वप्न, कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है। और एक और खुशी की बात आपको बताएं कि हमारे यहाँ अब कवियत्रियाँ हमारे पास 4-5 की संख्या हो गई है। बहुत अच्छी बात। अभी निरंजना जी हैं, सुगंध अग्रवाल हैं, गीता राठौर हैं, कई ऐसे नाम आए हैं जो नई पीढ़ी के रचनाकार में उतर रहे हैं, जो हम लोग अभी गोष्ठी वगैरह में उनको अभी कई, हालांकि निरंजना को मैंने कई कार्यक्रमों में भी पढ़वाया है। तो ये सब काफ़ी अच्छा हो रहा है पूरनपुर की धरती पर। जी, आप क्या संदेश देंगे इन सब साहित्यकारों को जो युवा साहित्यकार हैं? मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि लेखन के लिए हृदय की निश्चलता, मन की निर्मलता, निरंतर अभ्यास और अपने अग्रजों के प्रति श्रद्धा भाव, कुछ सीखने की भावना, अपने अनुजों के प्रति आत्मीय स्नेह, इन सब का प्रदर्शन करना और उस परम शक्ति के प्रति अब सदैव नतमस्तक रहना किसी भी उपलब्धि के लिए, ये सब कुछ तत्व हैं जो बहुत आवश्यक है। और हमारा अपना परिवार, जो परिवार है, जो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आता है वो तो है ही, लेकिन ये समाज, ये देश, ये विश्व, ये भी हमारा विराट परिवार है। इन सब के हित के लिए वह जो करणीय हैं वो भले ही न करें, लेकिन जो अकरणीय कार्य हैं वो बिल्कुल न करें, वो उनके बारे में बिल्कुल न सोचे, तो करणीय तो आधा हो ही जाएगा। जैसे मेरा मानना है कि धर्म का कार्य व्यक्ति कोई करे या न करे, लेकिन यदि वो अधर्म का कार्य नहीं करता है तो धर्म का आधा कार्य वैसे ही हो जाता है। जी। तो एकदम निश्चल हृदय से, निर्मल मस्तिष्क से देश और समाज को अपना आदर्श मानते हुए उसकी बेहतरी के लिए जो भी मनसा वाचा कर्मणा कर सकते हो वो उनको ईमानदारी से करना चाहिए। और आपको दें कि अभी हमारे भाई साहब श्री अंशुमाली दीक्षित जी, हम लोगों ने गोमती उद्गम तीर्थ पर एक कवि सम्मेलन के दौरान एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें हमने स्थानीय कवि और साहित्यकार जो हैं उनकी पुस्तकें वहाँ प्रदर्शित की थी। और आपकी कोई पुस्तक हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं एक पुस्तक आपकी गायत्री महाकाव्य ले गया था
और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। वरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, जिलाधिकारी, एसडीएम और कई अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, स्टॉल पर पुस्तकें देखी और वहाँ 4-5 पुस्तकें बिकी भी और लोगों ने काफ़ी अच्छा। तो इस प्रयास को आप क्या कहेंगे? हमारे भाई साहब की सोच थी जिसको साकार करने में हम सब लोग लगे। मैं इसी बात के लिए तो आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कविता के इस वाचिक परंपरा के अतिरिक्त ये जो नया आयाम खोला है स्थानीय रचनाकारों की पुस्तकों के प्रदर्शन का, ये सब आपकी विराट चैतन्य की का प्रतीक है। और ये सब चूँकि आप जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, मैं भी जो लेखन का कार्य करता हूँ वो ईश्वरीय कार्य मान के करता हूँ, और जो ईश्वरीय कार्य इस रूप में या किसी रूप में करते हैं उन पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है। नए नए क्षेत्रों में उन्हें प्रतिष्ठा भी मिलती है और लोकप्रियता भी। इसके लिए सजग रहें। देव जी, आपके जो साहित्य है आपका, उस पर शोध भी होने लगा है कई विश्वविद्यालयों में, उसके बारे में भी बताएं हमारे श्रोताओं को। सतीश जी, ये भी मैं अपने लिए गर्व और गौरव की बात समझता हूँ। और इस अपनी जन्मभूमि, अपनी भारत माता का और माता शारदा का आभार मानता हूँ कि विभिन्न विद्वानों ने, जिन्होंने मुझे सुना है, जिन्होंने मेरे कृतियों का अध्ययन किया है, उन्होंने स्वतः प्रेरित होकर के इस दिशा में विचार किया है, सोचा है और योजना बनाई है। इस दृष्टि से जीवानी विश्वविद्यालय ग्वालियर में आचार्य देवेंद्र देव का साहित्य और राष्ट्रीय चेतना इस विषय पर शोध कार्य पिछले वर्ष प्रारंभ हो गया है। और इस वर्ष भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में संवेदना और शिल्प के परिप्रेक्ष्य में आचार्य देवेंद्र देव का साहित्य इस विषय पर शोध प्रारंभ होने जा रहा है। इसका अनुमोदन मिल गया है विषय का, और एक शोध छात्र श्री ज्वाला प्रसाद राठौर जी वो इस विषय पर शोध कर रहे हैं। अन्य कई विद्वानों ने भी अपना मन बना करके गए हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, विभिन्न सेमिनारों में विभिन्न अवसरों पर मिलते रहे हैं। और मेरे रचना धर्म के बारे में जिनके जानकारी में ये मेरी सेवा कार्य, सारस्वत सेवा कार्य आए हैं, वो अपने मन बना करके गए हैं। आशा करता हूँ कि वो भी अपने स्तर से इस दिशा में कुछ और प्रयास करके हमारी इस धरती को धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सतीश जी।